हेलो स्टूडेंट्स, सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10 के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 लेके आए हैं। इसका पार्ट 2 है और इससे पहले इसका एक वीडियो बन चुका है और ये आप लोग देखिए। आज भाषा और उसका नीति के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये हो गया आपका भाषा और नीति। क्या है? भाषा और नीति है। ठीक है। तो देखिए, भारत के संघीय ढांचे को दूसरी परीक्षा भाषा को लेकर हुई है और हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। कोई एक भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में दर्जा एक भाषा को नहीं दिया गया है, इसे नहीं दिया गया है। ठीक है। अब देखिए, हिंदी को राष्ट्रभाषा माना गया है, पर हिंदी सिर्फ 40% लगभग भारतीयों की मातृभाषा है। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में दर्जा दिया गया है, ठीक है, लेकिन जो मातृभाषा के रूप में बोलते हैं ये कितनी फीसदी है? 40% है। कितनी फीसदी है? 40% के आसपास लोग बोलते हैं। इसीलिए अन्य भाषाओं को संरक्षण के अनेक दूसरे उपाय भी किए गए हैं। जो 40% भाषा बोलते हैं, इस भाषा इतने कम बोलने वाले भाषा को हम लोग राष्ट्रभाषा के रूप में मानते हैं, तो बाकी भाषा को भी तो हम लोग को मानना पड़ेगा, क्योंकि बाकी 60% जो है बाकी रह रहा है। तो बाकी 60% जो रह रहा है तो उसको भी तो उतना लोग दूसरे भाषा बोलते हैं, तो उन लोगों को जो भाषा है उसको भी तो मानना जरूरी है। संविधान में हिंदी के अलावा 21 भाषाओं को मान्यता दी गई है। कितनी भाषा? 21 भाषाओं को। हिंदी को छोड़कर 21 भाषा, और हिंदी को पकड़ेंगे तो कितना होगा? 22 भाषा होगा। आप लोग इसे कॉपी में नोट करते जाइए ताकि आप लोगों को कोई समस्या ना हो। अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। केंद्र सरकार के किसी पद का उम्मीदवार इससे किसी भी भाषा की परीक्षा दे सकता है। कोई भी उम्मीदवार जो किसी पद के लिए सरकार के कार्य के या सरकारी परीक्षा में नहीं होता है, राज्य सरकार केंद्र सरकार के, तो कोई भी भाषा में ये परीक्षा दे सकता है, बशर्ते उम्मीदवार इसे विकल्प के रूप में चुने। और जो उम्मीदवार परीक्षा देते हैं, जो उम्मीदवार पार्टिसिपेट करते हैं, उसको एक चीज़ करना होगा, भाषा को सिलेक्ट करना जरूरी है। ठीक है। बिना भाषा के सिलेक्ट करके हम लोग उसे परीक्षा में बैठने नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ऐसे हम लोग को कैसे पता चलेगा कि वो कौन सा भाषा लिया है, किस भाषा में क्वेश्चन आएगा, किस भाषा में नहीं आएगा। तो ये इसीलिए इसे चुनाव करना सबसे जरूरी माना गया है। राज्य की भी अपनी राज्य भाषाएं होती है। राज्य का तो एक एक भाषा होता ही है। जैसे हमारा झारखंड में हम लोग का जो राजकीय भाषा है ये क्या है? हिंदी है। सेकंड भाषा क्या है? उर्दू है। तो इस तरीके से जैसे पश्चिम बंगाल में हम लोग देखेंगे तो उसका राजकीय भाषा क्या है? बांग्ला है। तो इसी तरीके से हर राज्य में एक एक अपना भाषा होता है। अपना अधिकांश काम अपने राजभाषा में ही होता है। और जो राजभाषा होती है तो राज्य सरकार के जितने सारे कार्य होता है ये राजभाषा में ही होती है। श्रीलंका के ठीक उल्टा हमारे देश के नेताओं ने हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के मामले में बहुत सावधानी भरा व्यवहार किया है और
संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज भाषा का तौर अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में बंद हो जाना चाहिए था। ये जो है ये 1965 में बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन अनेक गैर हिंदी भाषा प्रदेश में मांग की कि अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाए। ये बहुत सारा में ये बोला गया था कि इसको बंद कर दिया जाए, लेकिन बहुत सारा लोगों और प्रदेशों में ये भी मांग रखा कि नहीं, इसे एकदम बंद करना उचित नहीं होगा, इसको थोड़ा थोड़ा करके रखिए, थोड़ा थोड़ा करके इसको रखिए ताकि कोई समस्या ना उत्पन्न हो सके। यानी कि इसको आप लोग साइड में रख सकते हैं। तमिलनाडु में तो इस मांग ने उग्र रूप भी ले लिया था। केंद्र सरकार ने क्या किया, हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को राजकीय कामों में प्रयोग की अनुमति देकर इस विवाद को सुलझाया। और क्या किया सरकार ने, अंग्रेजी भाषा और अपने राजकीय भाषा दोनों भाषाओं में ये चीज़ करने के लिए उन लोगों को कहा गया था कि आप लोग इस भाषा में करिए। अनेक लोगों का मानना था कि इन समाधान में अंग्रेजी भाषा अभिजन को लाभ पहुँचेगा। ये जो अंग्रेजी भाषा है बहुत सारा लोगों को इसमें लाभ होगा, इसीलिए इसको एकदम से बंद नहीं करना चाहिए। राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने की भारत सरकार की नीति बनी हुई है, पर बढ़ावा देने का मतलब यह नहीं है कि केंद्र सरकार इन राज्यों पर भी हिंदी को थोप सकती है। इसका मतलब उसको बढ़ावा दिया ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि केंद्र सरकार जो काम कर रही है तो उसको राज्य में जो है ये राज्य में ही उसको थोप दिया जाए, राज्य के लोगों को भी ये बोला जाए कि आप लोग भी हिंदी में करिए। इस तरह से हम लोग नहीं कर सकते। राज्य अपना भाषा जो है एक, उसमें भी आप ये भाषा में वो लोग कर सकते हैं। भारतीय राजनेताओं ने इस मामले में जो लचीला रुख अपनाया उसी से हम श्रीलंका जैसी नीति से पहुंचने के बच गए, और इसीलिए हम लोग श्रीलंका जैसे वहाँ जो स्थिति पैदा हो रही थी उस स्थिति से हम लोग बच निकले हैं। अब आएंगे हम लोग केंद्र राज्य संबंध। केंद्र से राज्य का किस तरह संबंध होता है इसके बारे में आप लोग डिटेल से जानिए, ताकि बाद में कोई समस्या आप लोगों को उत्पन्न ना हो सके। ठीक है, तो देखिए, केंद्र राज्य संबंध में लगातार आए बदलाव का यह उदाहरण बताता है कि व्यवहार में संघवाद किसी एक तरफ मजबूत हुआ है तो सत्ता की साझेदारी की संवैधानिक व्यवहार वास्तविकता में कैसा रूप लेगी, यह ज़्यादातर इस बात पर निर्भर करता है कि शासक दल और नेता किस तरह की व्यवहार करे। ये जरूरी है, किस तरह का व्यवहार करे, मतलब जो वहाँ पर शासन चलाएगा उसका व्यवहार कैसा होगा कैसा नहीं होगा, ये चीज़ तो सबसे पहले जानना जरूरी है। वो लोग तो उस तरीके से ही उस व्यवस्था में कार्य करेगा। ये अनुसरण कर सकते हैं, ये जो अनुसरण कर सकते हैं, और काफ़ी समय तक हमारे यहाँ एक ही पार्टी का केंद्र और अधिकांश राज्यों में शासन रहा है। ये पार्टी का आप लोग नाम बता सकते हैं? ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है,
जिसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। जिसकी स्थापना कितने में? 1885 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, ये एक समय पूरा भारत में इसका राज चला है और जो राज्य है राज्य पर भी चला है और केंद्र पर भी बहुत समय तक ये राज्य को चलाया है। इसका व्यवहारिक मतलब यह हुआ कि राज्य सरकारें ने राज्य सत्ता जो है ये संघीय इकाई के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। तब केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों की सरकारें रही। केंद्र सरकार ने राज्य के अधिकारों की अनदेखी करने की शिकायत की और अगर वो लोग इस तरह से काम करते कि नहीं हम लोग एक जैसा रूप में ही काम करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो वो लोग आगे नहीं बढ़ पाता। तो उन लोगों ने क्या किया, उस पार्टी ने क्या किया, दोनों तरफ सामंजस्यता दिखाई और जो अनदेखी करने की कोशिश उन लोगों ने की। तो उन दिनों केंद्र सरकार अक्सर संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों की राज्य सरकारें को भंग कर देती थी। दुरुपयोग करके, जैसे आरोप प्रत्यारोप जो लगाता है तो उसमें क्या होता है, मान लीजिए वो दोषी नहीं था लेकिन फिर भी उसको दोषी करार देते हैं, तो उसमें बहुत दिक्कत भी होती है। इस भावना के प्रतिकूल काम था और 1990 के बाद से यह स्थिति काफ़ी बदल गई और इस अवधि में देश के अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। और 1990 के बाद हमारे भारतवर्ष में बहुत सारा क्षेत्रीय दल हम लोग किसे कहेंगे, जो कि जैसे कि हमारा राज्य में ही वो राज चला सकता है, यूपी में अपना राज चला सकता है, मतलब एक राज्य में वो लोग इधर उधर नहीं जा सकता, अपने राज्य में ही वो काम कर सकता है। तो ये हो गया क्षेत्रीय दल। और जो केंद्रीय दल होता है वो क्या होता है? केंद्रीय दल राज्य पर भी अपना वो सरकार बना सकता है और केंद्र पर भी, दोनों जगहों पर वो अपना राज्य बना सकता है। अभी हम लोग देखेंगे केंद्र में गठबंधन सरकार। गठबंधन सरकार क्या है कि शुरुआत की भावना भी था, चूँकि किसी एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, इसीलिए प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों के क्षेत्रीय दलों समेत अनेक पार्टियां गठबंधन बनाकर सरकार बनाती है। मान लीजिए कोई एक पार्टी को पूर्ण रूप से बहुमत नहीं मिला। किस रूप से नहीं मिला? पूर्ण रूप से बहुमत नहीं मिला तो क्या करेगा? वो लोग गठबंधन का सरकार बनाएगा। क्षेत्रीय दल को भी लेंगे, केंद्रीय दल को भी लेंगे और जितने सारे राज्य में दल है सभी को थोड़ा बहुत करके लेंगे और अपना सरकार जो है वो स्थापित करेगा। तो वही होता है, गठबंधन सरकार बनानी पड़ती है। इससे सत्ता के साझेदारी और राज्य सरकारों की स्वायत्तता का आदर की नई संस्कृति पनपती है। जब इस तरह का सरकार बनती है तो नई संस्कृति का उदय जो है होती है। इस प्रवृत्ति को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़े फैसले से भी बल दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले को आदर भी किया था कि हाँ ये चीज़ बढ़िया है, आप लोग इसे चला सकते हैं। इस फैसले के कारण राज्य सरकार जो है, राज्य सरकार को मनमाने ढंग जो वो चलाते थे, ये ढंग से भंग करना मान लीजिए कोई एक राज्य सरकार है, वो अपने मनमाने तरीके से अपना सरकार चलाएगा
तो वो भंग कर देगा। जब 2 या 3 या 4 पार्टी मिलकर एक साथ सरकार बनाता है, एक साथ एक पार्टी 2 3 4 पार्टी मिलकर एक सरकार बनाएगा, इसका मत इसका मत इसका मत इसका मत, सभी का एक जैसा मत नहीं होगा, तो क्या होगा, ये सरकार जो है ये भंग हो जाएगा, ये सरकार भंग हो जाएगा। तो सत्ता का जो साझेदारी है ये नहीं चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। और उसके बाद संविधान लागू होने के तत्काल बाद वाले दौर की तुलना में ज़्यादा प्रभावी हम लोग को मिलता है। तो आज के लिए हम लोग यही ख़त्म करेंगे, ठीक है। और इसका पार्ट तो 2 है, और इसके बाद हम लोग सेकेंड चैप्टर हो गया, इसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 3 जो है उसका अध्ययन करेंगे। और जो इसका नहीं देखे हैं पार्ट 1, ये डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और जो नए स्टूडेंट है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले जितने सारे वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।